पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा कुलभूषण यादव जी के साथ जो कुछ हुआ है, पूरे सदन उनके साथ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक चर्चा सुनने को हम नौजवानों को मिलता है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। वही हाल पाकिस्तान का है। खुद के मालूम है कि देश, हम प्रश्न की तरफ आना चाहते हैं मैडम, जिस देश का प्रधानमंत्री चट्टान इरादे का नरेंद्र मोदी जी, जिस देश का गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनके काले कारनामे को कभी भारत सरकार मंसूबे सफल नहीं होने देगी। जहाँ तक सवाल है, आए दिन विपक्ष में बैठे आदरणीय खड़गे साहब, बिहार के मैं आता हूं और बिहार में आए दिन पत्रकारों के साथ हत्याएं हो रही है। हम सदन में बोलते हैं और दूर दूर तक मिनटों में दिखाए जाते हैं, देश दुनिया देखता है, वो पत्रकार प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके माध्यम से दिखाया जाता है। लेकिन मैं विपक्ष जो बिहार में सरकार चल रही है, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी विस्तार से उत्तर दिया है, उनके प्रति हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं। पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ऐसे में पत्रकारों पर हो रहे हमले चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहते हैं कि 3 वर्षों में जिन पत्रकारों के साथ हत्या हुई, उनमें से अब तक कितने मामलों के दोषियों की सजा दी गई। साथ में ये बताना चाहेंगे हम सदन को कि मेरे लोग सभा क्षेत्र से पड़ोसी सिवान में राजदेव रंजन यादव, ब्रजेश किशोर ब्रजेश समस्तीपुर, धर्मेंद्र सिंह बिहार, आए दिन हत्या हो रही है और बिहार सरकार चिर निद्रा में सोई हुई है। कितने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई, हम सरकार से जानना चाहते हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि पत्रकारों पर क्या हमले बढ़ रहे हैं, और इसका जवाब हम दे चुके हैं कि हम गृह मंत्रालय के माध्यम से पिछले 2 साल से जो गंभीर अपराध जो दर्ज होते, जो कि 325, 326 और 326 सी में, उनकी हम एनसीआरबी के माध्यम से यादी बुलाते हैं। और उसमें 2014-2015 में जो अपराधों की कमी आई है, उसका हमने ब्यौरा दिया है। यहाँ पे 2014 में 114 अपराध हुए थे जो गंभीर थे, उसमें से 32 अपराधियों को अरेस्ट किया गया था। 2015 में सिर्फ 28 ऐसे गुने अपराध दर्ज हुए हैं, उसमें से टोटल 41 अपराधियों को पकड़ा गया है। पर्टिकुलरली जो सम्मानित सदस्य ने पूछा है सिवान के मामले में, इतना बता दूंगा कि जो रंजन की हत्या होने के मामले को लेके इस प्रश्न को उन्होंने पूछा है, तो उसमें इसकी पूरी जांच के लिए राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार सीबीआई को ये जांच चल रही है, सीबीआई के माध्यम से। और जो भी घटनाएं होती है किसी भी राज्य में हो, चाहे बिहार हो और कोई भी, वहाँ की स्थानिक पुलिस इस मामलों को देखती है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। ये पुलिस जहाँ भी पत्रकारों पर ऐसे हमले होते हैं वो राज्य सरकार का मामला होता है। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो पत्रकार अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनके परिवारों को राहत या पुनर्वास के लिए सरकार की क्या योजना है? घर की रोजी कमाने वाला जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और उसकी विधवा को दर ठोकर खानी पड़ती है। क्या ऐसे पत्रकारों के परिवार को किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान या परिवार के भरण पोषण के लिए कोई नियमित मासिक आर्थिक सहायता देने का सरकार कोई विचार कर रही है, या मजीठिया आयोग है सरकार लागू करने के निर्णय ले रही है? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इसमें मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जो भी पत्रकारों पे हमले होते हैं या किसी की जान गंवानी पड़ती है, ऐसे जिस भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉयर होते हैं, इस एम्प्लॉयर की मुआवजा देने का प्रावधान संबंधित ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और कोई अपने देश में या किसी राज्यों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि पत्रकारों की ऐसे हत्या होने के बाद उनके परिवार को कुछ मुआवजा अलग से दिया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन उनकी जो भावनाओं को देखते हुए हम समझते हैं कि वो एक इमोशनल ग्राउंड पे वो चाहते हैं कि ऐसे कोई प्रावधान हो, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। ए संपत। Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker,
We all know that the media is the fourth estate, one of the pillars of our democracy. Yes. The question that my learned friend and myself we have asked, it's a very important issue, and the question is whether the number of attacks on journalists are on the rise in recent years. Here, in the reply the Honourable Minister has given, the reply, the state and union territory wise cases registered under CR and persons arrested PAR under attack on media persons under section 325, 326, 326A and 326B of IPC. What about 302 of IPC? What about 307 IPC? All the learned members of this house who have a background of legal profession, they very well know that the 302 and 307 of IPC that have not been mentioned in this reply. The very serious crimes of Indian Penal Code. Yes. And here, Madam Speaker, yes, Madam Speaker, yes. this is a very important issue. Yes. And this data pertains only up to 2014 and 2015. What about the data of 2016? In 2017, my question is whether the minister can give the data, the latest data of 2016 calendar year, okay. And along with it, it is shameful that certain states, it is the crimes have been non-reported. The CRPAR in a particular state, item number 29, I am not mentioning the name of the state, but if the law and order is a state subject and the attacks on the journalists, it is on the rise, how can the government of India allow a particular state to not to report the crimes against the journalists and the media? And if we are saying that the media is the journalists or our press is, they have the freedom, the right of freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. Please. Now we are actually limiting the scope of the press freedom. Yes, Madam Speaker, Now, whether the government... Yes, Minister. आरोप प्रत्यारोप नहीं, प्रश्न पूछो कुछ भी। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सुना नहीं है। स्वयं सदस्य महोदय जी ने स्वीकार किया है कि स्टेट का मामला होता है, इसलिए सारा डाटा हमने कभी नहीं रखा था। 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद में 14 से इन अपराधों का डाटा रखा जा रहा है। इसके बावजूद भी 2015 का डाटा दिया है, 16 का डाटा जून तक आ जाएगा इन अपराधों का। ये सिस्टम चाहता है, एनसीआर भी इसमें काम करती है, लेकिन ये सारा मामला स्टेट का होने से इन्होंने जो विषय रखा है कि पत्रकारों पर होने वाले हमलों के बारे में चिंता जो प्रकट की है, उससे हम सहमत जरूर है, लेकिन ये सारा मामला स्टेट गवर्नमेंट करने से यहाँ पे अधिक जानकारी हम दे नहीं पाएंगे। धन्यवाद। PR Sundaram, yes. Thank you, Speaker, Madam. The safety of media persons who are covering sensitive news in a matter of concern. Honourable Minister had informed in this House last year that state governments are responsible for protecting journalists. Yes. But the work of journalists is not limited within the state but across the country. Therefore, whether the government will come forward to bring any legislation for giving protection of journalists from attacks by the unscrupulous elements. If so, the details whereof, and if not, what kind of alternative action have been taken by the government in the state? Okay. Thank you. Yes. अध्यक्ष महोदय, पत्रकार भाइयों के लिए जो भारतीय प्रेस परिषद है, इनके माध्यम से ऐसे भी इन सारे अपराधों के प्रति संज्ञान लिया जाता है और सुमोटो वो अपने अपने तरीके से कार्रवाई करने के लिए संबंधित स्टेट में या अपराध दर्ज करने के लिए प्रयास करती है। लेकिन एक उप समिति जो प्रेस काउंसिल की उप समिति ने कुछ हमें सिफारिशें भेजी थी गृह मंत्रालय को, लेकिन उस सिफारिशों को अभी तक हमने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन देश में जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंतर्गत सभी नागरिकों को, पत्रकारों के साथ सभी को उसमें मौजूदा कानून पर्याप्त माना गया है और इससे अलग हटकर किसी एक विशेष व्यवसायी को हम लोग अलग कानून नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये जो इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत जितने भी गंभीर अपराध हो या कुछ भी हो, उस पर किसी हमारे देश में कार्रवाई होती है सभी स्टेट में सभी जगह पर। और इसमें CRPC धारा 154 के अंतर्गत एक और भी है
अगर कोई पत्रकार या कोई नागरिक अगर कंप्लेंट करते हैं पुलिस स्टेशन में, अगर उसका अपराध दर्ज नहीं किया जाता है तो धारा CRPC धारा 166 के अंतर्गत उस संबंधित पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई की जाती है, जिसमें 2 साल की सजा भी हो सकती है। इसलिए पहले से ही सभी पत्रकारों को सुरक्षा रहे, नागरिकों को, इसका पहले से ही हमारे इंडियन पिनल कोड में प्रावधान है। ओम प्रकाश यादव। अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हमारे पूर्व के साथियों ने कहा, पत्रकार हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमारे सीमांत बिहार संसदीय क्षेत्र में हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ स्वर्गीय राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई। वे निर्भीक पत्रकार थे, आज उनका परिवार भूखमरी के कगार पर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे पत्रकार जिनकी हत्या हो जाती है, उनके परिवार भूखमरी की समस्या से ग्रसित हैं, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उस विधवा को सरकार के सिवा कुछ मदद की गुहार नहीं मिलती। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि ऐसे पत्रकारों को आर्थिक सहयोग देने या उस परिवार के किसी आश्रित को एक सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है, अगर है तो कब तक? अध्यक्ष जी, इसमें मैं पहले जवाब दे चुका हूं, लेकिन सम्मानित सदस्य ने जो उस पत्रकार के परिवार के प्रति जो भावनाएं प्रकट की है, इसका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इन्हें जो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए था संबंधित ऑर्गेनाइजेशन देता है, और इसमें अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उस परिवार को किसी को नौकरी के लिए सरकार सिफारिश करे या प्रावधान करे। पांडा जी। Thank you, madam. Madam, though these numbers of attacks on journalists has gone up and down, it is worrisome. Even 41, which is the latest, puts us in the category of countries which are in a different category, non-democracies, unstable countries. We get two types of standard responses from the union government. One is that these are state subjects. Of course, they are state subjects. And another is, as the Honorable Minister has said, that the existing laws are adequate for the protection of citizens, including journalists. But the fact is, madam, the reality is that these attacks are happening and there is a demand for new laws. For example, recently there was an attack on doctors. That was in Mumbai, but it happens everywhere. It happens in my state, in everybody's state. Whether for doctors or journalists, for special category, there has been demand for laws because the current laws probably are not adequate. My question to the Honorable Minister is, will you consider modernizing some of these laws, or at least the rules by which the laws are implemented? Just yesterday we saw that a court summons was issued on WhatsApp, which is a messaging app, which means the courts themselves are today looking at modernizing their processing. Will the Honorable Minister commit to reviewing these laws and modernizing at least the rules, if not the laws? Yes. Yes, Minister. अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि विद्यमान कानून में कुछ हमें बदलाव लाने की विचार चल रहा है क्या, अभी तो फिलहाल मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ हमारा विचार नहीं है। लेकिन विद्यमान कानून से हम सभी को सुरक्षा दे सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। उसके बावजूद भी कई बार अमेंडमेंट आते हैं और ये सतत प्रक्रिया मानी जा सकती है। इसमें कभी मौका आने के बाद में ये चेंजेस आ सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। दद्दन मिश्रा, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत हो गया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। पत्रकारों के उत्पीड़न और हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहा है। 2015 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरह से लोकतंत्र और आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गईं, उसी श्रृंखला में हमारे संसदीय क्षेत्र के जनपद बलरामपुर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष के द्वारा नंगा नाच किया जा रहा था, जिसका स्थानीय पत्रकारों ने कवरेज करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार के एक मंत्री के पुत्र और उसके समर्थकों द्वारा पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें बहुत सारे पत्रकार घायल हुए थे, जो मरणासन की स्थिति में थे। पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे एसएसबी गृह मंत्री जी से मिला था और माननीय गृह मंत्री जी ने उनको न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया था और संघीय ढांचे के मर्यादा के अनुरूप प्रदेश सरकार को कार्रवाई के लिए लिखा भी था, जिसका हमको रिप्लाई भी आया था। लेकिन चूंकि प्रदेश सरकार के मंत्री के पुत्र इन्वॉल्व थे, इसलिए कोई कार्रवाई न करके लीपापोती की गई। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में भी एक कानून का राज चलाने वाली सरकार आ गई है। क्वेश्चन नंबर 522, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई थिंक। व्हाट इज इट? क्या है? कराने का काम करेंगे क्या? धन्यवाद।
बोलो। अध्यक्ष जी, अभी जो सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, स्टेट का मामला है, फिर भी हमारे गृह मंत्री जी ने उन्हें चिट्ठी भेजी है और उस पर क्या कार्रवाई है ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 522 श्री प्रभाकर 522 मैडम। हाँ, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। पूछिए। सप्लीमेंट्री। Whether the government is aware that nearly 46 lakhs of the people are dependent on fishery cultivation, madam. The government of Telangana has taken up many fishery development projects in the state. Various welfare schemes are being introduced for the benefit of fishermen. What are the steps to be taken in the government of India to the benefit fishermen, along with the incentive and the soaps being given the details thereof, madam? Yes. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय जी ने मत्स्य पालन विकास की चिंता की अपने राज्य के बारे में, और राज्य सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आए थे उसके आधार पर तेलंगाना राज्य में आज मत्स्य पालन के विकास के लिए आज कई प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें विशेष रूप से मछली उतारने के केंद्रों का निर्माण हो रहा है, नए तालाबों का निर्माण हो रहा है, मछली हेचरी की स्थापना हुई है, मछली ब्रूड बैंक की स्थापना, मछली बीज पालन यूनिट, इसी प्रकार मछली बीज पालन हेतु आवाक लागत, मछली कल्चर हेतु आवाक योजना, इस प्रकार तेलंगाना के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, इस प्रकार का योजनाएं मत्स्य पालन के विकास के लिए वहाँ कार्य चल रहा है।